कल हमने क्या देखा था? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद जेनेसिस ऑफ इंडिया, जीएसटी की शुरुआत कब हुई? एक पॉइंट है, देखो जीएसटी का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, भाई जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, वो अगर 10,000 का सेल करता है और इसके ऊपर अगर सपोज 10% जीएसटी है, तो कितना आ जाएगा जीएसटी? 1,000। ये अपना 1,000 जो है ये गवर्नमेंट को चुका देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा ये 1,000। उसके बाद वो जिसको सेल करता है, सपोज डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन लगाएगा 10,000 के ऊपर, सपोज 11,000 कर दिया, तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा 10,000 के हिसाब से 1,100। और जो अपना इनवॉइस वो बना रहा है वो ये अमाउंट का बनेगा। ओके, अब इसके ऊपर जब इसने ये सप्लाई लिया था, जब वो इसको इन किया था, परचेज किया था, ओके, कितना पे किया? 1,100। और जब सॉरी ये जो है वो कलेक्ट करेगा जिसको बेचेगा उससे, और ये उसने हाँ जब पर इन्वर्ट किया था तो 1,000 दिया था, तो जिसने इतना इसका जो मार्जिन है वो कितना था? 1,000। तो 1,000 के ऊपर जो टैक्स बनता है 100 रुपीज़, बस वही वो देगा। तो जितना वैल्यू एडिशन नेक्स्ट लेवल पे होगा उतना टैक्स उसको चुकाना है। अगले चैनल पे, अगले लेवल पे जितना टैक्स बढ़ता है, जितना अमाउंट का एडिशन होता है, उतने ही टैक्स का भी एडिशन होगा। ये वैल्यू एडेड टैक्स है, इसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। और मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे कोई ट्रेडर हो, वो सप्लाई करेगा, ये सप्लाई कहा जाएगा, सप्लाई करेगा, और मैन्युफैक्चरर सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस, अपना वैल्यू एडिशन करेगा और उसके ऊपर अपना टैक्स चुकाएगा। कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। जैसे अभी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है, तो जो जिसको टैक्स चुका है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एडजस्टमेंट जो है वो पहले लॉ में नहीं थी। अगर समझो आपके पास वैट का नंबर है, तो एक्साइज ड्यूटी पे तो की हुई है, तो उसका जो क्रेडिट है वो नहीं मिलता था। किसको? ट्रेडर को। मैन्युफैक्चरिंग जब हुआ तब एक्साइज ड्यूटी पे की, लेकिन उसका क्रेडिट ट्रेडर को नहीं मिलता था। अब चाहे मैन्युफैक्चरिंग होके उसने लिया हो, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया हो, किसी से भी लिया हो, सबको क्रेडिट मिलता है। और जो ट्रेडर था उसको सर्विस टैक्स का और एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था। तो अभी यहाँ पे कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। और बर्डन किसके ऊपर पास ऑन होता है? बर्डन पास ऑन होता है अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, तो समझो पहले जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब वो समझो है 1,000, तो ये कॉस्ट हो गया 11,000। इसके ऊपर वैट लगेगा, समझो वो भी हम पकड़ते हैं 10% अपने हिसाब के लिए, आसानी समझने के लिए। अब इसके बाद जो एडिशन होता है, ये जो टैक्स है, ये टैक्स के ऊपर टैक्स ये ऐड होके उसके ऊपर और दूसरा टैक्स लगता था। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, ये अभी नहीं रहा। उसका ये एग्जांपल दिया है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है।
यही ज़रूरत थी इसकी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, यही ज़रूरत थी, तो यही यहाँ पे दिया है कि नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। सर्टन ट्रांजेक्शन्स वेयर सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन हो रहा था, and were taxed as both goods and services, since under the earlier regime distinction between goods and services was often blurred. Under earlier tax regime, software was subject to both service tax and VAT. This was so because both sale of goods and provision of service were involved, and therefore taxable events under both the statutes, that is irrespective of VAT law and service tax law, got triggered. दोनों वहाँ पे एप्लीकेबल होते थे। समझो आप होटल में जा रहे थे तो होटल में गुड्स का भी टैक्स लगता था वैट, और सर्विस का भी टैक्स लगता था सर्विस टैक्स, दोनों लगता था। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में भी दोनों टैक्स लगते थे, तो अभी एक ही टैक्स है। जीएसटी में irrespective of VAT and law, service tax law got triggered. This aspect has been taken care of under GST law. अब एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे लगती थी, एक्साइज ड्यूटी ये 1000 वैल्यू है, एक्साइज ड्यूटी 12.5% थी, तो ये अमाउंट आता था। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू फॉर वैट ये अमाउंट आ गई, और उसके ऊपर वैट चार्ज होता है, टोटल वैल्यू ये होती थी। तो इसको सुधारा गया जीएसटी में, और ये जो क्रेडिट मिल जाता है एक्साइज में उसे कहते थे सेन वैट। दो सेन वैट एंड स्टेट लेवल वैट वेयर essentially value added taxes set off one against the credit of another was not possible as सेनवैट है सेंट्रल लेवी। एक्साइज ड्यूटी जो है इसे सेनवैट भी कहते हैं, तो वो सेंट्रल का टैक्स था। तो सेंट्रल कहता था कि स्टेट के लिए हम क्रेडिट नहीं देंगे, आपने तो टैक्स स्टेट को दिया, स्टेट हमें नहीं दे रहा है उसने कुछ शेयर, तो जो हमारा जो भी एक्साइज ड्यूटी हमने लिया है, अगर कस्टमर ने पे किया है या किसी बिजनेस ने पे किया है तो उसका हम क्रेडिट अलाउड नहीं करेंगे। तो अभी ये दोनों का मिला के टैक्स है, सेंट्रल का और स्टेट का, तो सभी लेवल पे क्रेडिट मिलता है, और सभी तरह के जो बिजनेसमैन है या बिजनेस है उनको मिलता है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो तीन ही कैटेगरी है, एक तो आप सामान को जैसा है वैसे बेचो, या 3-4 सामान बना मिला के प्रोसेस करके कुछ बनाओ, या सर्विस प्रोवाइडर। वैट के अलग अलग रेट थे। जैसे मैंने कल बोला कि अगर मैंने मोबाइल खरीदा ऑनलाइन तो दिल्ली का अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो कॉस्ट कम आता था क्योंकि वहाँ पे वैट कम था। फ्रेमवर्क देखा हमने कल, ड्यूअल जीएसटी। यहाँ तक हम आए थे क्लासिफिकेशन में, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट ये कवर किया था मैंने, क्लासिफिकेशन। और मैंने कस्टम का आपको लिस्ट दिखाया था HSN का। अब सबसे पहले क्या होता है जीएसटी में, रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ता है, तो इसकी एक लिस्ट है, यहाँ पे देखो एक लिमिट दिया हुआ है, स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये 4 स्टेट छोटे स्टेट है, इनके लिए मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके लिए अगर 10 लाख तक कोई टर्नओवर करता है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 लाख अगर वो एक्सीड करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और बाकी 20 लाख लिमिट दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना। जम्मू और कश्मीर के लिए, आसाम के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग स्टेट है उनके लिए गुड्स के लिए 40 लाख है और सर्विस के लिए 20 लाख, ये लिमिट है। और कोई चाहे तो अपनी इच्छा से वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है। किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया और अगर सप्लायर बोल रहा है कि आपका जीएसटी नंबर होगा तो ये आपको काम देंगे, तो कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करके जीएसटी में काम कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मार्जिन कम होता है, टर्नओवर ज़्यादा होता है,
क्वांटिटी में वो सेल करते हैं, तो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। तो ऐसे जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर ठीक है आपने बोला 20 लाख 40 लाख हमारा तो टर्न और उससे क्रॉस होता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो हर महीना उसका कॉम्प्लायंस रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है, वो एक्सपेंसेस हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए अलग स्कीम देती है जिसको कहते हैं कंपोजिशन स्कीम। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, जो टैक्सेबल पर्सन है उसको केवल 3 महीने में एक बार, 3 मंथ्स में एक बार, जब चौथा महीना आता है तो 30 जो डेट है तब तक उसको जो उसने सप्लाई किया उसके ऊपर गवर्नमेंट को 1% टैक्स देना होता है, बस इतना पेमेंट कर दो, क्वार्टरली 1%। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, 1% रेट है अगर गुड्स का सप्लाई कर रहे हो तो, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए यही रेट 6% है, और होटल है, होटल के लिए 5%। सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6%, होटल के लिए 5%, और जो गुड्स के सप्लायर है चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो उनके लिए 1% कंपोजिशन स्कीम। ये छोटे व्यापारियों को रिलीफ देने के लिए है। रिलीफ टू स्मॉल बिजनेसेस प्राइमरीली मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर ऑफ फूड आर्टिकल्स, ट्रेडर्स मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज, मतलब उनको है ना विद इन स्टेट ही सप्लाई करना होता है, स्टेट के बाहर सप्लाई नहीं कर सकते। छोटा बिजनेस है ना आपका तो स्टेट में ही करो, स्टेट के बाहर किया तो ये स्कीम नहीं मिलेगी। तो कुछ कंडीशंस है वो उनको फॉलो करनी पड़ती है, अगर वो करते हैं तो उनको कंपोजिशन स्कीम में सिर्फ 1% गवर्नमेंट को टैक्स देके वो छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि उनका टर्नओवर लिमिट जो वो एक्सीड हो गया, 10 लाख 20 लाख 40 लाख एक्सीड हो गया, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो फिर इनवॉइस किस तरीके से बनेगा, यहाँ से शुरुआत होती है। जैसे ही आपने टर्नओवर किया तो आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा, तो आप प्रॉपर फॉर्म में इनवॉइस बनाओ, फिर उसका अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करो। ये सारे जो भी टास्क है वो एक्सपेंसिव है, जिनको ये नहीं करना है बस इनपुट टैक्स क्रेडिट छोड़ दो, कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, कुछ रिलीफ मिलेगा, और 1% टैक्स जमा करो। तो अपने पॉकेट से देना पड़ता है, कस्टमर से बायर से वो कलेक्ट नहीं होता। दूसरा है एग्जम्पशंस। अब जब टैक्स कलेक्ट करना है जनता से, बराबर है, तो इसके लिए सारी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं करती है। इसे भी एक है, बराबर है, एक है अपना फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और ऐसे चावल जैसी चीज़ें जो रोज़ लोग यूज़ करते हैं रोज़ाना अपने लाइफ के लिए, इसेंशियल है बहुत ही, उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती अगर वो गुड्स है। दूसरा समझो मेडिकल सर्विस है, डॉक्टर के पास कोई जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा 100 रुपीज़ मेरी फीस दो और GST दो 12% 18%, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो सर्विस है या गुड्स है तो फिर सप्लाई में आएगा, सप्लाई है अगर तो टैक्स आता है। तो गवर्नमेंट ऐसे कुछ सप्लाई के ऊपर उसको एग्जम्पशन देती है, मतलब उसको टैक्स के दायरे से बाहर कर देती है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उसे कहते हैं एग्जम्पशन। तो इसका गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है कि ये सारी लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, इसके ऊपर हम कोई GST चार्ज नहीं करेंगे। ये लिस्ट ऑफ गुड्स है, इसके ऊपर कोई GST चार्ज नहीं करेंगे। तो जैसे लॉ पास हो गया, बराबर है, गवर्नमेंट ने इस तरीके से नोटिफिकेशन निकाले, और ये नोटिफिकेशन निकालने का राइट जो है वो उसको सेक्शन 11 में दिया गया है। पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। where the government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may on the recommendations of the council by notification। डिसीजंस कहाँ पे होंगे? काउंसिल में होंगे। काउंसिल में क्या होता है, हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वो मिला के डिस्कशन करते हैं और डिसीजन लेते हैं फॉर द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट, प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। तो अगर उन पब्लिक इंटरेस्ट है, शेड वाले बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट है, लोगों को ये इसके ऊपर टैक्स नहीं चाहिए, ये टैक्स ज़्यादा हो रहा है,
पब्लिक परेशान है, आप कुछ टैक्स रेट कम करो, तो फिर वो रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट फिर नोटिफाई करेगी। एग्जम्प्ट जनरली either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein, goods or services are both of any specified description from the whole or any part of the tax leviable thereon with effect from such date as may be specified in such notification। अब नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार इस सेक्शन में है, वो होना चाहिए। नोटिफिकेशन गवर्नमेंट अपने अधिकार पे नहीं निकालती, अगर यहाँ पे अधिकार दिया है एक्ट में सेक्शन में तो ये होता है। तभी वो बिल पास किया, तब इसमें सेक्शन बना के लिया गवर्नमेंट ने कि एग्जेम्पशन हम दे सकते हैं, अगर काउंसिल ने रिकमेंड किया तो नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन दो टाइप के, एक यहाँ पे रेट दिया है, कुछ भी रेट चेंज हुआ तो इस कैटेगरी में मिलेगा। जब जीएसटी का शुरुआत हुई थी तो उसके पहले कौन से गुड्स पे क्या रेट होंगे वो इसमें दिया गया। इसको मैंने क्लिक किया रेट पे, तो देखो जीएसटी रेट शेड्यूल, जीएसटी एग्जाम गुड्स नोटिफाइड है यहाँ पे। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 ऑफ 11, जो अभी पढ़ा ना मैंने, 11 में सबसेक्शन 1 है ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, द सेंट्रल गवर्नमेंट being satisfied that it is necessary in the public interest, ये नोटिफाई किया हुआ है। देखो HSN है ना ये, फिश, ओनियन, टोमेटोज, सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ये 149 है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। गवर्नमेंट इससे टैक्स को इम्प्लीमेंट करती है। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देखोगे जीएसटी, यहाँ पे एक्ट है, रूल्स है, नोटिफिकेशन है, ये देखो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये कोई वेबसाइट है, इन्होंने सब जानकारी ये यहाँ पे स्टोर की हुई है, तो हमें देखने के लिए आसानी पड़ती है, इसके लिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ। रिसोर्सेस में जाके ये जीएसटी जेन का वेबसाइट है, यहाँ से दिखाता हूँ, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो ईयर सिलेक्ट करना पड़ता है 2017, यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 5 1, यहाँ से निकाला मैंने तो वही मिलेगा। ढूंढने के लिए यूज़ करने के लिए ईजी लगता है, इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, कल हमने एक्ट देखा, रूल देखा, अभी नोटिफिकेशन है। अब आ गया है जीएसटी कॉमन पोर्टल। पहले क्या था, अगर आपको वैट पे करना है हर स्टेट की अपनी वेबसाइट पे जाके उसको प्रोसेस करना पड़ता था। जो भी आपको डेटा आपके पास है सेल परचेज का, वो वहाँ भरना पड़ता था, उनके प्रिस्क्राइब फॉर्म थे वो भरने पड़ते थे। सर्विस टैक्स है तो उसका अलग, और
एक्साइज ड्यूटी है तो उसका अलग 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 आपको करना पड़ता है। एलबीटी है, ऑक्ट्रा है तो वो अलग से पे करो। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, CGST एजीएसटी, लेकिन उसके लिए पोर्टल एक ही होगा, GST कॉमन पोर्टल। GST कॉमन पोर्टल एक ही पोर्टल होगा, www.gst.gov.in। एक ही पोर्टल पे सारा काम होगा। और वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, GST पोर्टल पे जाके, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। कोई पर्सन अगर लायबल होता है, ये लिमिट है वो एक्सीड करता है या कोई और कंडीशन है जिससे वो लायबल होगा, तो उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो GST कॉमन पोर्टल पे होगा। सेकंड, अगर उसको कोई टैक्स पे करना है, पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट GST पोर्टल से होगा। रिटर्न्स करना है तो GST पोर्टल पे होगा। और कुछ भी जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे दी हुई है, ये आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, जो भी है वो GST पोर्टल थ्रू ही होगा। और गवर्नमेंट को कुछ नोटिस भेजना है तो भी वो GST पोर्टल थ्रू होगा। इंटीमेट किया जाएगा ईमेल या SMS से, लेकिन जो नोटिस है वहाँ मिल जाएगी उसके अकाउंट में GST पोर्टल पे। अपने लॉगिन ID या पासवर्ड पे सारी चीज़ें कॉमन पोर्टल पे ही होगी। एक ही लॉ होगा पूरे कंट्री के लिए और एक ही पोर्टल होगा जिससे ये काम होगा। अब ये पोर्टल पे काम करते हैं तो गवर्नमेंट ने और क्या किया, कुछ कंपनीज को अपने साथ लिया एज अ GST सुविधा प्रोवाइडर, GSP एंड ASPs, GSP एंड ASPs, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर और GST सुविधा प्रोवाइडर। किसी को कुछ रजिस्ट्रेशन करना है तो आप उनके पास जाओ, GST सुविधा केंद्र होगा, वहाँ पे जाके आप हेल्प ले सकते हो। जो चार्जेस होंगे उनके वो लेंगे और वहाँ पे जाके काम होगा। और कुछ सॉफ्टवेयर्स है, कुछ कंपनीज है, वो सॉफ्टवेयर बनाएगी और उसमें आपका बिलिंग का काम है, रिटर्न प्रिपेयर करने का काम है, उस सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। दे फैसिलिटेट टैक्सपेयर्स in uploading invoices as well as filing of returns and act as a single stop shop for GST related service. GST सुविधा provider, GSPs develop application to use by taxpayers for interacting with GSTN. Application service providers who act as a link between taxpayers and GSPs. अब टैली है, ASP है, जिससे आप काम करते हो, एप्लीकेशन है, वो अपलोड कर देगा। अभी EV बिल का एक अपडेट ऐसा आया है कि EV बिल के पोर्टल पे जाके अलग से वहाँ पे डेटा फिलअप करना पड़ता है। टैली में एक बार बना दिया आपने तो वहाँ से एक फाइल एक्सपोर्ट होती है, उसके बाद में आप पोर्टल पे जाके वहाँ पे इंपोर्ट करके उसको अपलोड कर लेते हो। लेकिन अभी ऐसे कि बिना वहाँ पे लॉगिन किए EV बिल को टैली से ही आप उसको लिंक करके डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। ज़्यादा मतलब आसान काम होने के लिए उस सॉफ्टवेयर से ही उस वेबसाइट पे डेटा आपका अपलोड हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, टैली में काम करते हैं, फिर उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट करते हैं, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से काम होने वाला है कि डायरेक्टली एक्सपोर्ट होगा वहाँ पे, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं, अलग से ऐसे एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली वहाँ पे चला जाएगा। तो ये ब्रिज हो जाएगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड टैक्सपेयर। इस तरीके का उनका प्लान था, लेकिन उसको अभी टाइम लग रहा है। इतना तो अभी हो गया है कि आप एक बार एक्सपोर्ट करो और एक बार वहाँ से इंपोर्ट करो। कुछ चीज़ें ऐसी जिसको बोलते हैं डीमेरिट्स गुड्स, लाइक पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स, मोटर कार्स, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो नुकसान होगा स्टेट का रेवेन्यू कम होने से, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ ज़्यादा टैक्स लगाती है कुछ चीज़ों के ऊपर। लग्जरियस आइटम और डीमेरिट्स गुड्स, ये मोटर कार लग्जरियस आइटम है, बाकी
पान मसाला, टोबैको, एयरटेल वाटर, इसके ऊपर एक्स्ट्रा सेल्स भी लगता है। CGST भी आएगा, SGST भी आएगा और सेल्स भी आएगा। GST इज लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, अब यहाँ पे देखो एक्सेप्ट है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस। अब जब लॉ को बनाया गया तो स्टेट ने ये कहा कि पेट्रोल के ऊपर आगे टैक्स लगा दो। GST पेट्रोल, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये 5 जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। GST के दायरे में 2017 में जब लॉ इम्प्लीमेंट हुआ तब ये नहीं आए, लेकिन ऐसा कानून बनाया गया कि अगर GST काउंसिल में ये फैसला होता है तो फ्यूचर में ये चीज़ें GST में शामिल होगी। अब उसके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वैट लग रहा है। पेट्रोल में स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी मिलती है। अगर पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया और स्टेट वाले और सेंट्रल वाले कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि दोनों को रेवेन्यू मिल रहा है। अगर GST में इसको अगर लेके आएंगे तो 40% मैक्सिमम टैक्स लगता है। अभी जो 100 रुपीज़ के ऊपर हम जो पेट्रोल ले रहे हैं उसमें 100 रुपीज़ से ज़्यादा गवर्नमेंट का टैक्स आ रहा है। इसके लिए वो GST में नहीं है, GST में लिया जाएगा। अभी समझो 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ अगर पब्लिक टैक्स दे रही है उसमें तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिल रहा है। GST में अगर वो शामिल करते तो टैक्स कम मिलेगा, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था उनको GST में लेके आने में, लेकिन ज़्यादा टैक्स चाहिए। और GST में 40% मैक्सिमम लिमिट सेट की है और मैक्सिमम अभी का रेट है 28%। 28% के ऊपर टैक्स किसी भी गुड्स के ऊपर नहीं है। और दूसरी बात रही अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बराबर है, मतलब शराब। वह आपने देखा होगा बाकी सब बंद है, लेकिन शराब की दुकानें चालू की थी गवर्नमेंट ने, तो उनको उसके ऊपर क्या होता है 50 रुपीज़ के ऊपर उनको 50 रुपीज़ रेवेन्यू मिलता है। 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ का टैक्स मिलता है, बहुत बड़ा रेवेन्यू है। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा जब GST के उनके प्लानिंग में कि ये जो शराब का जो भी टैक्स है ये GST में कभी नहीं जाएगा, ये हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू है, ये हम देंगे नहीं शेयर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। और टोबैको है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगाती है और उसके ऊपर अभी भी GST भी है। टोबैको इज विद इन परव्यू ऑफ GST. GST is leviable on tobacco. However, Union government has also retained the power to levy excise duties on tobacco and tobacco products manufactured in India. टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी है सेंट्रल की और GST भी लगता है। और शराब के ऊपर स्टेट की एक्साइज ड्यूटी, स्टेट का वैट लगता है, तो बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है स्टेट को। रियल इस्टेट है, अगर बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद में अगर उसको बेचा जाता है तो कोई भी टैक्स नहीं लगता। रियल एस्टेट सेक्टर हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ एम्बिट ऑफ GST, that is GST will not be levied on sale purchase of immovable property. ये कुछ लिस्ट ऑफ टैक्सेस है तो GST में सबस्यूम हुई। फॉलोइंग टैक्सेस वेर सबस्यूम इन GST: सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, CVD एंड स्पेशल CVD, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल surcharges and cesses in so far as they relate to supply of goods and services, state taxes, ये बहुत सारे टैक्सेस हैं, ये सबस्यूम हुए। सरचार्ज हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, वैट, सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेशन एडवर्टाइजमेंट।
अब सेंट्रल और स्टेट ने हाथ मिला लिया और जीएसटी बना दिया। अब टैक्स कौन सा है जीएसटी में? सी जीएसटी, स्टेट है तो ए जीएसटी, यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी, और अगर इंट्रा स्टेट्स अप्लाई किया या स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू यूनियन टेरिटरी तो आई जीएसटी। Alcohol for human consumption, power to tax remains with the state. 5 petroleum product, GST council to decide the date from which GST will be applicable. Entertainment tax levied by local bodies, अभी भी entertainment tax है, power to tax remains with the local bodies. Tobacco within the purview of GST, but उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी है। अब कुछ भी आप काम कर रहे हो तो उससे कुछ बेनिफिट होते ही है, तो वैसे इसके कुछ बेनिफिट बोले गए, बेनिफिट है तो क्या बेनिफिट है वो यहाँ पे कहा गया है। बेनिफिट क्या है? क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, रोजगार बढ़ेगा इससे, इनहांस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 4-5 तरह के कंप्लाइंसेस थे वो ख़त्म हो गए, एक ही कंप्लाइंसेस करना है अभी बिजनेसमैन को। सर्टेनिटी इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स अथॉरिटी जो नोटिस भेजती थी वो 4-5 तरह के लोग अथॉरिटीज़ थी, तो उसको फेस करना पड़ता था बिजनेस को। अभी एक ही जगह से नोटिस आएगी कुछ गलत किया तो। ये सारे बेनिफिट्स है। रिडक्शन इन कॉम्प्लाइंसेस कॉस्ट, देखो अभी ये अभी लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया हैज़ 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर, बराबर। 3 गवर्नमेंट है अपने पास, कंप्राइजिंग द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। आप वोटिंग करते हो ना, नगर सेवक चुनते हो, आमदार, खासदार, 3 बार वोटिंग करते हो तो 3 गवर्नमेंट बन जाती है। एक है लोकल गवर्नमेंट। The power to levy taxes and duties is distributed among the 3 tiers of government in accordance with the provision of the Indian Constitution. अब समझो मुंबई में कुछ भी एंट्री होगी तो कुछ टैक्स मिलता था मुंबई महानगर पालिका को, लोकल बॉडी टैक्स, वो बंद हो गया। अब वो टैक्स बंद हो गया तो उनका जो भी रेवेन्यू उनको मिलता था वो कौन देगा? ऐसे जो भी लोकल गवर्नमेंट है उनको रेवेन्यू मिलता था ऑक्ट्रा या एलबीटी से, तो वो स्टेट गवर्नमेंट उनको देती है। फिर उन्होंने उनसे एग्रीमेंट किया कि आपको हम कॉम्पेंसेट करेंगे और उसका भी एग्रीमेंट रहता है। अब समझो जैसे अभी कॉस्ट बढ़ेगा, कोई भी गुड्स का कॉस्ट बढ़ेगा तो उसके ऊपर कुछ रेट रहता है, तो हर बार इनका क्या होता है, टैक्सेस का कलेक्शन बढ़ता है। तो महाराष्ट्र में तभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ? तो सुधीर मुनगंटीवार। सुधीर मुनगंटीवार ने जब पहला जो कलेक्शन, जो भी उनको अमाउंट देना था मुंबई महानगर पालिका को, वो देने के लिए वो चेक लेके गए थे। जब उद्धव ठाकरे वहाँ पे आए थे, उसकी न्यूज़ बनी थी, उद्धव ठाकरे कौन है चेक लेने वाले? वो तो मुंबई महानगर पालिका कोई महापौर नहीं है, कुछ भी नहीं है। भले वहाँ उनके पार्टी का महापौर होगा, लेकिन लीगली लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो पार्टी का जो भी हेड है वो जाके वहाँ पे चेक ले सकता है। तो जो भी काम चलता है वो जो प्रावधान है, जो लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर चलता है। तो अभी जैसे 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये मेन लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो संविधान है, उसका जो कानून है, ये अपना सुप्रीम लॉ है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रीम्बल, मतलब पहले उसमें प्रस्तावना है, 25 पार्ट्स कंटेनिंग 48 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, बराबर है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें 25 पार्ट्स कंटेनिंग 48 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स है।
power to levy and collect taxes whether direct or indirect emerges from the Constitution of India. जो भी पावर है टैक्स कलेक्ट करने की, वो पावर कहाँ पे दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में. इन केस एनी टैक्स लॉ बी इट इन एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन और ऑर्डर इज नॉट इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वायरस. अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउड नहीं करता है तो उसको अल्ट्रा वायरस, मतलब वो संविधान के खिलाफ है, इलीगल है, वॉइड है, ऐसे माना जाता है. तो कोई भी ऐसा काम कोई गवर्नमेंट करती है तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको परमिट नहीं करता तो फिर वो इलीगल है और उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. और अगर वो प्रूव होता है तो जो भी नई चीज़ गवर्नमेंट कोई भी कर रही है या कुछ भी कोई भी सिटीजन कर रहा है तो वो इलीगल होगा. इसमें प्रिम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में, 25 पार्ट्स कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल्स है. आर्टिकल 265 कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएसटी की पॉइंट ऑफ व्यू, उतना ही हम देखेंगे. ज़्यादा मैं इसके ऊपर मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, इसके लिए ये बता रहा हूँ. आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स arbitrary collection of tax. It states that no tax shall be levied or collected except the authority of law. मतलब कानून बनाओ और फिर वो टैक्स कलेक्ट करो, विदाउट लॉ टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता. ये आर्टिकल 265 में कहा है. द टर्म ऑथोरिटी ऑफ लॉ मीन्स दैट टैक्स प्रपोज टू बी लेविड मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इम्पोजिंग द टैक्स. तो पहले जो तरीका बताया गया है उस तरीके से आप बिल लेके आओ, उसको डिस्कस करो पार्लियामेंट में और पास करो, कानून बनाओ और फिर वो जो भी कानून में प्रोविजन है जो वहाँ पे लिखा गया है उसमें भी प्रावधान लिखे जाएंगे. जैसे इसमें प्रावधान लिखा है, आर्टिकल लिखा है, वैसे आप जो बिल बनाओगे उसमें यही सब लिखा जाएगा. सेक्शन कौन से है, क्या कर सकते हैं, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी जाएगी. और फिर वो बिल पास होगा, कानून बनेगा और फिर टैक्स कलेक्शन हो सकता है. आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट. आर्टिकल 245 में ये है रिलेशनशिप कैसा होगा बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट. द पावर फॉर इनेक्टिंग द लॉज इज कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट एंड ऑन द लेजिस्लेचर, द विधिमंडल और पार्लियामेंट of a state by Article 245 of the Constitution. The said article provides as under, subject to the provision of this Constitution, Parliament may make law for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of a state may make law for the whole or any part of the state. State अपने लिए लॉ बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून बना सकता है. इंडिया के कोई भी टेरिटरी के लिए, होल पूरे इंडिया के लिए, और कोई टेरिटरी है इंडिया में उसके लिए कानून बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट. नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन. Article 246 it gives the respective authority to union and state government for levying tax, whereas Parliament make laws for the whole of India or any part of the territory of India. The state legislature may law for the whole or part of the state. State के पूरे स्टेट के लिए होल पार्ट के लिए या कोई स्पेसिफिक पार्ट के लिए लॉ बनाया जा सकता है स्टेट के द्वारा. अभी यहाँ पे 3 लिस्ट है, 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246. यहाँ पे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. ये लिस्ट बनेगी, उसमें एंट्रीज है 82 से लेके 91 तक. वो एंट्रीज में अलग अलग टैक्स लिखे हुए हैं. हम सिर्फ अपने टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, बाकी एंट्रीज यहाँ पे कवर नहीं किए. Entries 45 to 63 of list 2 enumerates the subject where the state government
have the power to levy taxes. Parliament has a further power to make any law for any part of India not comprised in a state even if, अभी देखो इसमें इनकम टैक्स है, इज लेविड बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री 82, एंट्री 83 ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑफ द यूनियन लिस्ट, ये एंट्रीज यहाँ पे होगी, अलग अलग एंट्रीज है। अब इसमें तो कोई जीएसटी की एंट्री नहीं थी पहले, जीएसटी था नहीं, तो इसी से लॉ बनाया गया, वो एंट्रीज में लिखा गया कि ये एंट्री है, इससे ये लॉ बनाया गया। अब जीएसटी के लिए पावर टू लेवी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट हैज बीन कन्फर्ड बाय आर्टिकल 246A। अब लॉ को अमेंड करना पड़ा, लॉ को अमेंड करके वहाँ पे आर्टिकल 246A जो है कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 101st Amendment Act 2016, before discussing the significant provision of Constitution 101st Amendment Act, let us first understand why this, ये किस लिए करना पड़ा, ऐसे बताइए। अलग अलग जो भी एक्ट है उसके लिए अलग अलग एंट्रीज थी, जीएसटी के लिए एंट्री नहीं थी, तो यहाँ पे आर्टिकल 246A में क्या लिखा है वो बताता हूँ मैं, ये देखो, Northwith anything contained in Article 246 and 244 Parliament and subject to clause 2 the legislature of every state have power to make any law with respect to goods and services tax imposed by the union or by such state। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के लॉ बना सकते हैं, ये 246A में लिखा गया। Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and services tax where the supply of goods or of services or both takes place in the course of interstate trade or commerce। इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इसके लिए कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और बाकी विद इन द स्टेट सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला के कानून बनाएंगे। ये 246A से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके उसके बाद जीएसटी इंप्लीमेंट होने का रास्ता बनाया गया पहले। ये पहले सब करना पड़ा, ठीक है। फिर जीएसटी काउंसिल, देखो अभी जीएसटी काउंसिल बताता हूँ। आर्टिकल 279A of the Constitution empowers the President to constitute a joint forum of the center and state, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल के लिए भी आर्टिकल बनाया गया, और जिससे जीएसटी काउंसिल को भी लीगल होने के लिए, अथॉरिटी मिलने के लिए ये जरूरी था। अपने यहाँ पे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 11 स्टेट है, 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये जो है अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कुछ कंडीशंस है, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, किस तरह की सिचुएशन है, बारिश कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, मतलब डेवलप कर सके ऐसा वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है। इन शॉर्ट कुछ लिस्ट गवर्नमेंट ने दी हुई है, ये चीज़ें हैं, अगर वो स्टेट में है तो उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा जाता है, क्योंकि उनके पास अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, रेवेन्यू उतना मिलता नहीं है वो स्टेट को, तो उस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल फंड देती है। मतलब पिछड़े हुए स्टेट है वो, पिछड़े हुए स्टेट, तो उनके लिए जो नॉर्मल लॉ बनाया जाता है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, या जो नॉर्मल जब लॉ बनाएंगे तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान, अलग प्रावधान बनाने पड़ते हैं। जब भी हम जीएसटी पढ़ेंगे तो इन 11 स्टेट के लिए कुछ अलग आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा। मतलब एक नॉर्मल स्टेट है, दूसरा स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तीसरे यूनियन टेरिटरी से। मतलब लॉ मेकर जब लॉ बना रहे थे तो उनको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए लॉ बनाना पड़ता है। एक ही कानून है वो आपको पूरे स्टेट के लिए एप्लीकेबल करना है, पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल करना है। तो इंडिया में कितने स्टेट है?
सब तो सेम नहीं है, सब डेवलप स्टेट नहीं है, कुछ डेवलपिंग स्टेट है, कुछ पिछड़े हुए स्टेट है, कुछ जगह पे लोग एजुकेटेड नहीं है। तो सारी चीज़ें अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो उसके लिए भी थोड़ा दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें समझ के हुए गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें बनाई, लॉ मेकर ने लॉ बनाया। थोड़ा ओवरव्यू ही लिया हमने, ज़्यादा मैं डिटेल में गया नहीं इसको, क्योंकि इसको क्या होता है सबको ये बोर लगता है। और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया अभी, ये CA इंटर का है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो बच्चे CA करते हैं नॉर्मली, मतलब 18-19 एज का बच्चा ये पढ़ता है, तो उनको वो इंस्टीट्यूट चाह रही है, CA इंस्टीट्यूट, कि उनको ये मालूम हो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल्स है, उसमें कुछ एंट्रीज है। अगर वो एंट्रीज है तो देश चल रहा है अपना, वो सुप्रीम लॉ है और उसके अकॉर्डिंगली सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो वैसे होते हैं। अभी क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, देखो रजिस्ट्रेशन। ओके, इसमें सेक्शन 22 टू सेक्शन 30 ये CGST एक्ट में रजिस्ट्रेशन के। CGST रूल्स भी है उसके लिए, रूल 8 टू रूल 26। तो रजिस्ट्रेशन अभी देखिए, जब GST स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को, तो जो एग्जिस्टिंग लॉ में जिनका रजिस्ट्रेशन था उनको माइग्रेट किया गया GST में, और बाकी जिनका थ्रेशोल्ड लिमिट GST में दिया है वो अगर एक्सीड करता है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में वहाँ के जो प्रावधान है उसमें लिखी गई, वहाँ पे जो सेक्शन है उसमें लिखी गई। तो सेक्शन 22 शुरुआत होता है, देखो हाँ बराबर में उसमें आएगा बीच में, ठीक है। सेक्शन 22 पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये देखिए, इसमें सेक्शन 22 में 4 सबसेक्शन है। एक सबसेक्शन 1, एग्रीगेट टर्नओवर अगर एक्सीड करता है तो ये सबसेक्शन है। सबसेक्शन 2 में रजिस्टर अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ, जो एग्जिस्टिंग लॉ में उनके लिए प्रावधान सबसेक्शन 2 में। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस और ट्रांसफ़र फॉर अमलगमेशन और डीमर्जर, ये 4 सबसेक्शन है। अगर ये किसी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते तो उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या वो लायबल हो जाएगा। अब ये एक्चुअली एक्ट में लिखा गया है, बेयर एक्ट, मतलब जैसा वर्डिंग एक्ट में वो ये वर्डिंग है। अब वहाँ पे पढ़ो जाके तो यही आपको मिलेगा। इसमें देखो अभी सबसेक्शन है और नीचे प्रोवाइडेड डैट है, प्रोवाइडेड फर्दर डैट है और प्रोवाइडेड ऑल्सो डैट है। अब ये किस लिए है? एक प्रोविज़न लिखी गई, एक प्रावधान लिखा गया, लेकिन वो प्रावधान उसमें कुछ एक्सेप्शन रखना है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट नीचे लिखती है प्रोवाइडेड डैट, ये सब है मगर बोलते ना ऐसा, इनके लिए देखो ऐसा है तो इनको हम छोड़ देते हैं, तो फिर वो आएगा प्रोवाइडेड डैट में। तो ऐसे छोड़ने के अगर 2, 3, 4 अगर उनके पास प्रावधान है तो पहला आएगा प्रोवाइडेड डैट, दूसरा आएगा प्रोवाइडेड फर्दर डैट और उसके आगे आएगा प्रोवाइडेड ऑल्सो डैट, और फिर आगे और भी होगा तो प्रोवाइडेड ऑल्सो डैट ही होगा। तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद, ठीक है। उसके आगे एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ये सबसेक्शन 1 के लिए हो या फिर सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 है,
ये चारों के लिए एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 एक्सप्लेनेशन में कुछ क्लियरिटी आने के लिए कुछ लिखा जाता है। इस तरीके से उसमें लिखा गया है, इसको हम समझेंगे अभी वन बाय वन। सब सेक्शन 1 पर्सनस लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन, ये हमने टाइटल दिया उसको कि सब सेक्शन 1 किस लिए, सेक्शन 22 में सब सेक्शन 1 किस लिए। एवरी सप्लायर liable to be registered if aggregate turnover in financial year exceeds 20 lakhs, 10 lakhs in special category states. Every supplier shall be liable to be registered under CGST Act in the state or union territory other than special category states. Special category states को ये applicable नहीं है। कौन सा वाला? From where he makes a taxable supply of goods or services or both if his aggregate turnover in a financial year exceeds 20 lakhs. यहाँ पे लिखा है 20 lakhs, लेकिन ऊपर लिखा गया other than special category states, तो नीचे फिर लिखा गया provided that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the special category states he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakh. सबसेक्शन 1 में लॉ मेकर ने ये लिखा कि अगर कोई सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन लेना कब जरूरी होगा, अगर उस स्टेट में वो अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड करता है तो रजिस्ट्रेशन उसके लिए लेना जरूरी होगा। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में प्रोविजो में लिखा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ये लिमिट 20 लाख नहीं होगी, ये लिमिट 10 लाख होगी। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये अपने लिस्ट ऑफ स्टेट है, ये लिस्ट ऑफ स्टेट है 28, लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटर दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, और लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख। अब इसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है वो ये 11 है, ठीक है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच स्टेट्स हेल्ड्स स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो संविधान में इस 11 स्टेट के लिए कुछ बेनिफिट दिए गए हैं संविधान के पावर से। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अभी हम जब यहाँ पे 10 लाख का लिमिट जब बताया गया है तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है उसके नीचे। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है, अभी जब ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जब बुलाई गई, ठीक है, तो उसमें ये लॉ मेकर्स ने जो बिल बनाया था उनको बताया कि ये हम बिल प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो लिमिट हम अभी 20 लाख रख रहे हैं। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उनको पूछा गया कि आपके लिए ये लिमिट है 20 लाख, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4 स्टेट थे उसमें, उन्होंने कहा कि हमारे लिए 20 लाख सूटेबल नहीं है, 20 लाख मत रखो। और बाकी जो 7 11 कैटेगरी स्टेट्स है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, द एक्सप्रेशन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स शैल मीन द स्टेट्स एज स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 279। ओके, ये किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें जो 11 स्टेट का है उसमें से एक्सेप्ट छोड़ दो इनको, जम्मू कश्मीर, स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम 3, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 5, 6 और 7, ये 7 जो है ना, जीएसटी के लिए जब कहा जाएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तो ये 7 नहीं होंगे उनके। जीएसटी कानून के लिए 4 ही है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, बस 4। ये 4 के लिए लिमिट 10 लाख है। अब देखो वहाँ पे चर्चा क्या हुई होगी कि 10 लाख का लिमिट रखा जा रहा है, ये सारे स्टेट जो है वहाँ पे होंगे, यूटीज सारी चीज़ें हैं, सबके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे है,
वो सारे रिप्रेजेंटेटिव में ये कहा गया कि अगर 20 लाख का लिमिट हम रख रहे तो किसी का ऑब्जेक्शन है, तो ये 4 स्टेट का ऑब्जेक्शन था। अब 4 स्टेट का ऑब्जेक्शन था, इसके लिए फिर ये प्रोविजो बनाना पड़ा और प्रोविजो के नीचे एक्सपेंशन देना पड़ा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उसमें ये 7 छोड़ के बाकी है तो वो उनका नाम नहीं लिखा जाता, जो नहीं है उनको लिखा गया, ये नहीं है, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ता है। पहले आपको सब सेक्शन मिला, उसके बाद में प्रोविजो ये लिखा गया कि अगर कोई सप्लायर है, एवरी सप्लायर, कोई सप्लायर है शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन लेना उसके लिए कब जरूरी होगा? CGST एक्ट में, उसके स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में अगर उसका टर्नओवर जो है वो एक्सीड करता है जो गुड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। टैक्सेबल सप्लाई, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई है, जो गुड्स और सर्विसेज जो दे रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स है, उस टैक्सेबल सप्लाई की अमाउंट अगर 20 लाख को एक्सीड करती है इन अ फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में, ऐसे नहीं कि सालों साल, उस फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल ईयर में अगर एक्सीड करती है तो वो GST में उसको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा, लेना ही पड़ेगा उसको। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होगा 4 स्टेट के लिए, जो स्टेट हो गए मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उनके लिए लिमिट 10 लाख होगा। बस निकल के इतना ही आता है, लेकिन इतना सब समझने के बाद में वो लिखना ऐसा पड़ता है कि उसमें कोई छूट न जाए और जो पकड़ में आना चाहिए वो पकड़ में है, तो फिर शब्द बढ़ जाते हैं और कोई इसमें से चाहे तो भी गलत, जो मीनिंग गवर्नमेंट को चाहिए वही मीनिंग निकले, कोई गलत मीनिंग ना निकल पाए, इसलिए इतना लिखना पड़ता है। एक शब्द के 10 या 12 मीनिंग होते हैं। आपको चौपाटी का मीनिंग मालूम होगा ना? चौपाटी मतलब क्या है? समुद्र का ऐसा कोई पार्ट होता है जिसको चौपाटी कहते हैं, बराबर है। मैंने 2-3 जगह पे मैं गया, गुजरात में गया एक जगह पे, फिर नगर में गया था मैं एक बार, तो वहाँ मैंने किसी को पूछा यहाँ पे कोई होटल है क्या? देखो, एक महाराष्ट्र का भाग है, एक दूसरा एक गुजरात का है जहाँ पे गया था। तो उन्होंने बोला अरे आगे जाओ, यहाँ पे चौपाटी है, आगे जाओ चौपाटी में। चौपाटी कहाँ यहाँ पे आएगी? तो जहाँ पे अपना भेलपुरी वाला, सारे लोग इकट्ठा खड़े होते हैं ना, जहाँ पे गाड़ियाँ उनकी रहती है, पाव भाजी वाला, चाइनीज़ वाला, ये सारे ऐसे लाइन में वहाँ पे थे और लोग आके वहाँ पे खाते थे। चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, चौपाटी के ऊपर ऐसे सब लोग खड़े रहते हैं। तो इन्होंने ऐसे जब लोग जहाँ पे खड़े होंगे उनको चौपाटी बोलने का कुछ जगह पे है, सिस्टम है, ऐसा बन गया है। तो जैसे उसने बोला, मुझे पहली बार तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं सरप्राइज हो गया, कहाँ पे यहाँ पे चौपाटी है। लेकिन दूसरी बार जब हुआ ऐसा तो मुझे मालूम पड़ा ये चौपाटी मतलब ये यहाँ पे कुछ अभी खाने पीने की चीज़ें मिलती होगी। अब ये तो क्या है, आ गया वो, मतलब लोगों के कल्चर में आ गया। चौपाटी का मतलब ये है, लेकिन एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग नहीं है ना वो। डिक्शनरी मीनिंग चौपाटी का कुछ अलग है, ये हमने स्कूल में पढ़ा था। वैसे लोग गलत मतलब ना निकालें, इसके लिए जब लॉ मेकर लॉ बनाते तो समझते कि लोगों की मेंटालिटी क्या है, लोगों की आदतें क्या है, किस तरह से लोग सोचते हैं और वो क्या सोच रहे। तो जब वो जो सोच रहे वही इसमें से इंटरप्रिटेशन निकलना चाहिए। तो इसके लिए फिर इतना लिखना पड़ता है। सब सेक्शन 1 लिखा, फिर प्रोविजो लिखा, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखा। जो लोग नया नया पढ़ने लगते हैं उनको ज़रा कितना डिफिकल्ट है। हमारी जो सोच है वो सीधी नहीं है ना। अगर इंसान टेढ़ा सोचेगा तो इंसान को मालूम है कि इंसान क्या सोचने वाला है, तो लिखने वाले को भी ऐसा टेढ़ा लिखना पड़ता है। अब इसमें जो 20 लाख है, 20 लाख का अमाउंट दिया गया या 10 लाख का अमाउंट दिया गया, उसमें जो क्या होता है कि जो टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, समझो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो किसी मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है, एजेंसी के लिए अप्लाई करता है कि हमको आपका डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। तो उसको जब डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो उससे कोई डिपॉजिट लिया जाता है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लिया जाता है। तो जब मदर डेयरी का एजेंसी लोगे तो बोलेंगे कि आपको ये एरिया के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेंगे, लेकिन आपको 5 लाख रुपये डिपॉजिट देना पड़ेगा। अब वो 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया, बराबर है, उसके ऊपर वो आपको कुछ सालाना इंटरेस्ट देते हैं।
जैसे अगर बैंक में रखा तो आपको एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वैसे वो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। जैसे आप कोई सामान बेचते हो और आपको उससे कुछ अर्निंग होता है तो वो सप्लाई कहा जाता है, वो आपके टर्नओवर की लिमिट में आता है। वैसे अगर ये पैसा रखा और उससे आपको अर्निंग हो गया तो ये भी सप्लाई है ना, ये भी सप्लाई है और ये सर्विस का सप्लाई है। और लिमिट जो है आगे हम देखेंगे, लिमिट जो है वो 20 लाख सर्विस के लिए और 40 लाख गुड्स के लिए। लेकिन 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल तब होता है जब आप एक्सक्लूसिवली गुड्स का ही सप्लाई करते हो। अगर आपने कोई सर्विस का सप्लाई किया तो लिमिट 20 लाख है, सर्विस और गुड दोनों का सप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए लिमिट जो एप्लीकेबल है वो 20 लाख है। तो अगर इस तरीके से कुछ पैसा कोई बैंक में भी रखता है तो बैंक इंटरेस्ट देती है, तो ये सर्विस होगी। पैसा रखना, पैसा देना, ये बैंक का बिजनेस है। लेकिन ये गुड्स नहीं है, ये जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, वो सर्विस है। पैसा रखना और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना या पैसा देना और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना, ये सर्विस होगी। तो अगर ये सर्विस होगी तो फिर यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू बी एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ ही इज एंगेज इन एग्जाम सप्लाई। अब ये सप्लाई है, उसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, लेकिन ये सप्लाई है, ये एग्जाम सप्लाई है, इसको एग्जाम्पशन दिया गया कि इंटरेस्ट दिया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन वो सप्लाई है और सर्विस का है। अगर डिपॉजिट रखा आपने, लोन दिया किसी को, एडवांस दिया और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट या डिस्काउंट दिया गया तो इसको गुड्स का ही सप्लाई माना जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा ये गुड्स का ही सप्लाई है, ये सर्विस का सप्लाई नहीं माना जाएगा। हालांकि उसकी जितनी अमाउंट है वो टर्नओवर में ऐड होगी, लेकिन वो गुड्स का ही सप्लाई माना जाएगा, वो सर्विस का सप्लाई नहीं होगा। मतलब उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर लिमिट सर्विस के लिए अलग है, गुड्स के लिए अलग है, तो उनके लिए गुड्स का ही लिमिट एप्लीकेबल होना चाहिए, इसके लिए एक्सप्लेनेशन है। अभी जैसे सेक्शन 22 है, जिसके लिए लायबल पर्सन कब होगा ये कहा जाता है, वैसे सेक्शन 23 है। 23 में एग्जाम्पशन है कि रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जाम्पशन दिया जाएगा। एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ये सेक्शन 23 में दिया जाएगा। तो 23 में गवर्नमेंट को ये पावर भी दी गई है सब सेक्शन 2 में कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी और कहेगी कि कुछ पर्सन है, कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनको हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो लिमिट है वो कुछ दे रहे हैं। तो सेक्शन जैसे अभी सेक्शन 1 में कितना लिमिट था, 10 लाख 20 लाख, तो इसमें गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला और ये नोटिफिकेशन के तहत 1 डे ऑफ अप्रैल 2019 से जो लिमिट है वो 40 लाख का करा गया। गुड्स का अगर सप्लाई करते हैं एनी पर्सन who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakhs रुपीज़। बस, तो जब तक 40 लाख तक नहीं होता, मतलब 20 लाख क्रॉस किया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन जब तक 40 लाख क्रॉस नहीं करते तब तक एग्जाम्पशन है एज पर सेक्शन 23। अगर एग्जाम्पशन है तो सेक्शन जो 22 है इसको ये ओवरराइड करता है, 22 का नहीं सुनना पड़ेगा, 23 का एग्जाम्पशन है तो आप 23 से एग्जाम्पशन ले लो, तो 40 लाख से। लेकिन ये एग्जाम्पशन किनको एप्लीकेबल नहीं है, ये नीचे लिखा गया, पर्सन्स रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 में कि अगर आपने कुछ एक्टिविटीज़ की, कुछ ट्रांजैक्शंस किए तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी देना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लिमिट नहीं देखा जाएगा। उसमें एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर आपने स्टेट के बाहर सप्लाई किया, स्टेट के बाहर यूटी के बाहर सप्लाई किया तो 1 रुपीज़ का भी सप्लाई किया, आपका टर्नओवर लिमिट कुछ भी नहीं हो तो भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है ये 10 लाख 20 लाख तक, तो वो विद इन स्टेट सप्लाई करना पड़ेगा। स्टेट के बाहर सप्लाई किया तो ये जो 40 लाख का लिमिट किया है ये सेक्शन 24 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसमें जो दिया है वो दिया ही है, वो वैसे ही एप्लीकेबल होगा।
नीचे एक टेबल दिया है, आइसक्रीम, पान मसाला, ऑल गुड्स, टोबैको मैन्युफैक्चरर, टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, इनके लिए 40 लाख का लिमिट नहीं है। इनके लिए जो सेक्शन 22 में कहा है वही है, इनको ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एग्जाम्पशन इनको नहीं दिया गया। पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाईज इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, इनके लिए नहीं है ये 40 लाख, इनको नहीं चाहिए था। इन्होंने बोला 40 लाख हमारे लिए मत एप्लीकेबल करो, तो इन्होंने छोड़ दिया। और जो जिसकी इच्छा है रजिस्ट्रेशन लेने की कि मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, तो उसके लिए प्रावधान है सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में। इस एग्जाम्पशन के लिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ दिया है, तो तेरी इच्छा है, मर्जी है, तू ले सकता है, बस तुझे हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि 40 लाख होने रुको, जब जिसको लेना है वो ले सकता है। तो अभी लिमिट इस तरीके से है, सेक्शन 22 का प्रोविज़न और सेक्शन 23 का जो नोटिफिकेशन है जिसमें गवर्नमेंट को पावर दी एग्जाम्पशन देने की। तो अगर अभी कोई बिजनेस है उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या होगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए 10 लाख, गुड्स सर्विसेज दोनों के लिए, गुड्स सर्विसेज दोनों के लिए, और स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना। और अभी जो लिमिट एग्जाम्पशन से 40 लाख किया वो सिर्फ गुड्स के लिए किया, वो सिर्फ गुड्स के लिए किया। पर्सन्स एंगेज एक्सक्लूसिवली इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 40 लाख, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और ऑल अदर स्टेट्स, बस इनके लिए सर्विस के लिए 20 लाख से लिमिट और गुड्स के लिए 40 लाख है। ये फाइनल चार्ट बन गया आपका। 4 स्टेट के लिए गुड सर्विसेज 10 लाख, 6 स्टेट के लिए गुड सर्विसेज 20 लाख, और बाकी रिमेनिंग स्टेट है उनके लिए सर्विसेज के लिए 20 लाख, 40 लाख। लेकिन जो 40 लाख का लिमिट है उसके लिए वो गुड्स का ही सप्लाई करता हो एक्सक्लूसिवली। लेकिन अगर उसने किसी को पैसा कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सर्विस है, लेकिन वो गुड्स ही समझा जाएगा, उसको वहाँ से उससे बाहर रखा गया, सर्विस से उसको गुड्स में शामिल किया गया। अब जब ये कहा जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर कैसा निकालोगे आप? एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफिक 2 वर्ड है ना, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स। अगर एग्रीगेट टर्नओवर जब कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन उसने नहीं लिया है तो उसको वो कोई टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहा है, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन वो ले लेता है उसके बाद में कुछ प्रावधान उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे अगर ऑडिट करना है तो अगर 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर होगा, एग्रीगेट टर्नओवर होगा तो ऑडिट करना पड़ेगा। तो 2 करोड़ वो कैसे काउंट करेगा, 2 करोड़ कैसे निकालेगा? तो इसके लिए डिफाइन किया गया उसको। एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on the reverse charge basis। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंपेयर्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सीसीस। अभी देखो नीचे लिखा है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, सप्लाईज की आप अमाउंट लिखो जिसमें देखो एक होता है ऐसा, आपने आउटवर्ड सप्लाई किया तो उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करते हैं। दूसरा ऐसा होता है जिसमें आपने इनवर्ड सप्लाई लिया तो सप्लायर टैक्स नहीं लगाएगा, आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। जो एक कुछ गुड्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए, कुछ सर्विसेज नोटिफाई किए जिसमें रिसिपिएंट को ही टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जो अनरजिस्टर्ड है, अगर उसने अपने ट्रांसपोर्ट सर्विस ली तो उसके ऊपर 5% GST एप्लीकेबल है, जो
देना पड़ता है रिसिपिएंट को, गवर्नमेंट को। टर्नओवर जो निकालते हैं हम, एक टैक्स जमा कर रहे हैं जो आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हैं उसका, और दूसरा गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा कर रहे हैं जो हमने इनवर्ड सप्लाई लिया, जिसके ऊपर टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी एज अ रेसिपिएंट हमारी थी, वो भी आता है। तो वो छोड़ दो। एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन अंडर RCM, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल में क्या होता है, सप्लायर रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को जमा करता है, ये नॉर्मल है। और रिवर्स में क्या होता है, रिसिपिएंट सप्लायर को टैक्स नहीं देगा, सप्लायर सिर्फ अपना कंसिडरेशन लेगा, अपनी गुड्स या सर्विस देगा, और रिसिपिएंट टैक्स अलग से गवर्नमेंट को जमा करेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में आप सप्लाई की वैल्यू बोलो, GST की वैल्यू बोलो, आपकी सप्लाई का अमाउंट ले लो, GST का अमाउंट ले लो, गवर्नमेंट को दे दो, ऐसा होता है ना। तो ये एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जो आपने आउटवर्ड सप्लाई दिया, आउटवर्ड सप्लाई जो किया उसकी अमाउंट है वो वहाँ पे होनी चाहिए। इनवर्ड सप्लाई भी लिया, टैक्स गवर्नमेंट को दिया, दोनों जगह भी आप टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो जो आउटवर्ड सप्लाई है उसकी अमाउंट चाहिए। चाहे टैक्सेबल हो वो दो, एग्जम्प्ट है वो दो, एक्सपोर्ट किया वो दो। इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पीपल हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, अपने ही ब्रांच को सप्लाई किया तो वो भी अमाउंट दो, वो सारा टर्नओवर में आएगा। ब्रांच चाहे आपकी सेम स्टेट में हो, इंडिया में कहीं भी हो, टोटल आएगा। ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है, ये ऑल इंडिया बेसिस पे जितना टर्नओवर हुआ है सब ब्रांच मिला के वो सारा आता है। और उसमें GST जो है वो लेस कर दो, GST नहीं आएगा, तो जो मिलता है वो एग्रीगेट टर्नओवर। देखो अभी फिर से एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाईज, ये ऐड क्या करना है ये दिया, एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पीपल हैविंग सेम पैन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। और CGST, AGST, अगर आपका इनवॉइस जो है ना, आप इनवॉइस लोगे, इनवॉइस बनाना पड़ता है, चाहे खुद को सप्लाई करो, खुद की ब्रांच को, चाहे सप्लाई करो किसी दूसरे पर्सन को। इनवॉइस में टैक्सेबल अमाउंट होगी, CGST, AGST होगा। तो इनवॉइस आपका विद इन स्टेट सप्लाई किया वो भी होगा, स्टेट के बाहर सप्लाई किया वो भी होगा, एक्सपोर्ट किया वो भी होगा। तो सारी अमाउंट निकालो, ऐड करो, लेकिन GST ऐड नहीं करना है, या इनवॉइस के आप टोटल निकालो और उसके बाद में GST जो भी अमाउंट है वो लेस कर दो, तो आपको मिल जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। हम जो भी देख रहे थे अभी 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड किया तो, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर किसको कहते हैं ये हमको क्लियर होना चाहिए, इसके लिए ये डिफाइन किया। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर और कुछ एग्जांपल मैंने दिए, हम देखेंगे अगले सेशन में। ठीक है, जो भी डेफिनेशन आते हैं ना, वो डेफिनेशन सबसेक्शन 2 से आते हैं। सबसेक्शन 2 जो है डेफिनेशन, यहाँ पे देखो स्टार्ट हुआ डेफिनेशन, इसका हेडिंग ही है डेफिनेशन। एग्रीगेट टर्नओवर, तो जो यहाँ पे 5 है 6 है, इसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसको क्लॉज कहते हैं। कनेक्शन है तो सब सेक्शन, कनेक्शन नहीं है तो क्लॉजेस। तो ये अलग अलग यहाँ पे वर्ड है, उनके डेफिनेशन दिए हुए। तो जैसे हमने ये बोल रहे हैं अभी एग्रीगेट टर्नओवर, तो सेक्शन 2 क्लॉज 6
में डिफाइन किया है एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। ठीक है।